Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to discuss about the second aspect or the second type of homeostasis, as we already have discussed about the first type, that is the osmoregulation. So now we are going to discuss the second type, and very important as well, because the removal of the waste or the metabolic waste from the body is necessary for the survival, because if the nitrogenous waste or any metabolic waste remained inside our body, it is dangerous for us to carry out the specific functions. ठीक है, like अगर आप एक एग्जाम्पल लें, when our kidney is not able to filter the urea from the blood, ठीक है, तो हमें पता है कि किडनी फेल हो गई है, और जब किडनी फेल हो गई है तो we should go for the dialysis or even for the kidney transplant. So it means that staying of these metabolic waste inside the body is very dangerous. So their elimination is necessary for the body for proper functioning. That's why we take excretion as a main aspect of the homeostasis or the type of homeostasis. ठीक है? So that the regulation of the waste take place inside the body. Hence, no waste would accumulate inside, and body can carry out its proper functions. ठीक है? So beta, first of all, definition: excretion is the removal of metabolic waste. Now, why we are using the term metabolic waste? Because all the waste which are forming inside our body are produced as a byproduct of metabolism. ठीक है? आपको पता है मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स का होता है, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म. तो उनमें से जो भी टाइप हो रही है उसके रिजल्ट में एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास मेटाबोलाइट्स बनते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनको बॉडी के अंदर रहना नहीं है, वो डेंजरस है बॉडी के लिए, तो उनको एलिमिनेट होना है बॉडी से, एंड दैट एलिमिनेशन इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन. ठीक है? सो एक्सक्रीशन कैरिड आउट बाय प्रॉपर ऑर्गन्स इन अ ह्यूमन बॉडी. लाइक अगर आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखें ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो किडनी तो आपको पता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है ही है. इसके अलावा लिवर को कहा जाता है कि वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. लंग्स आपकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करते हैं बॉडी से. इसके साथ साथ अगर आप देखें बेटा, तो आपकी जो स्किन है इट आल्सो एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन. क्यों एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे एक्ट कर रही है? क्योंकि वहां से भी मेटाबोलाइट्स यानी वाटर एंड एक्सेसिव सॉल्ट्स जो है वो रिलीज होते हैं. ठीक? सो वी कैन से दैट द रिमूवल ऑफ एनी मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ एनी हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. सो मेन जो हमारे पास मेटाबोलाइट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हैं, जो किसी भी इनके शुगर, लिपिड्स या प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो सकते हैं. ठीक है? और मेटाबॉलिज्म में उनकी ब्रेकडाउन भी आ सकती है, उनकी सिंथेसिस भी आ सकती है. सो दोनों के रिजल्ट में वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं. और मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्शंस होती हैं, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस. सो कोई भी रिएक्शन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा या वाटर को प्रोड्यूस करेगा. सो आपके पास जो है वो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में ये मेटाबोलाइट्स जनरली प्रोड्यूस होते हैं. ठीक? लेकिन इन मेटाबोलाइट्स में जो सबसे डेंजरस मेटाबोलाइट्स होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग भी हो सकती है. आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा फीडबैक मैकेनिज्म में कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो डेथ कॉज हो सकती है. ठीक है? लेकिन उनसे भी ज्यादा जो डेंजरस मेटाबोलाइट होते हैं वो आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट हैं. नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट का क्या मतलब है कि वो वेस्ट, देखिए आपके पास आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हमारे पास मेजर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी में बनते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिज्म में, वो लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन्स हैं. ठीक? और फर्स्ट ईयर में डाइजेशन के चैप्टर में आपने लिवर के रोल्स में पढ़ा था कि जब मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन होती है स्पेशली, तो डीएमाइनेशन होती है. डीएमाइनेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ एमाइन ग्रुप का होना. ठीक? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा अमाइनो एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है कि इसके साथ जो है वो एमाइन ग्रुप प्रेजेंट है. अब अगर प्रोटीन की डीएमाइनेशन हो रही है या एमाइनो एसिड की डीएमाइनेशन हो रही है, तो डीएमाइनेज एंजाइम जो है वो इस एमाइन ग्रुप को यहाँ से सेपरेट कर देता है. अब एमाइन ग्रुप सेपरेट हुआ तो बाकी ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ बॉडी. ठीक है? लेकिन दिस एमाइन ग्रुप इज नीडेड टू बी एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी एज इट इज अ मेटाबोलाइट ऑफ डीएमाइनेशन or the metabolism of protein.
So this amine group is a nitrogen containing waste, ठीक है। और जब ये amine group हटता है तो ये amine की फॉर्म में नहीं होता, this is in ammonia form NH3, ठीक है। And NH3 ammonia is very dangerous from the body, so deamination result in the production of amine group from the amino acid and produces the ammonia, which is the most dangerous nitrogen containing metabolite in body, ठीक है। देन बेटा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, अगर आप नाइट्रोजन कंटेनिंग मेटाबोलाइट्स को देखेंगे तो उनमें जो प्राइमरी होता है वो डीएमाइनेशन के रिजल्ट में दैट इज अमोनिया, ठीक है। देन अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू आइदर यूरिक एसिड और द यूरिया। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग, ठीक है। हमने चैप्टर 9 एनिमल किंगडम में भी ये डिस्कस किया था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट फाइलम्स के अंदर डिफरेंट तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं और वो वेस्ट की प्रोडक्शन डिपेंड करती है कि उस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में कितना वाटर है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, जितनी ज्यादा होगी उतना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, कम होगी तो यूरिया प्रोड्यूस होगा, और अगर बिल्कुल नहीं है जैसे डेजर्ट के ऑर्गेनिज्म है तो उनमें यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। So ammonia is a primary metabolite which is converted either into urea or uric acid or remain ammonia, and it depends upon the availability of water, ठीक है। Then these are the different metabolites. These are not given in your book but have been asked in your MCQs book. So बेटा इनको अपने पास मेंशन करिएगा ताकि आपको पता हो कि कौन सा मेटाबोलाइट कौन से मॉलिक्यूल की मेटाबॉलिज्म से बनता है, ठीक। और मेटाबोलाइट्स का मतलब होता है वो बाय प्रोडक्ट्स जो कि आपके पास इन रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होते हैं। सो फर्स्ट आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो इट प्रोड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड, अमीनो एसिड विल प्रोड्यूस द अमोनिया एंड अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया। देन मसल क्रेटिनिन, ये हमारे मसल्स में होते हैं, एनर्जी सोर्स होता है, और इसकी जब ब्रेक डाउन होगी तो ये क्रेटिनिन बनाएगा। एक्चुअली ये क्रेटिनिन फॉस्फेट होता है, तो जब ये ब्रेक हो जाता है तो ये क्रेटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। देन न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे पास यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब आगे स्ट्रक्चर देखोगे कि इसका प्यूरिन पाइरीमाइडिन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है। देन हीमोग्लोबिन, इसकी ब्रेकडाउन होगी तो बाइलिरुबिन बनेगा, और बाइलिरुबिन जो है वो यूजुअली फीसेस के साथ रिमूव हो जाता है। देन प्यूरिन्स एंड पाइरीमाइडिन्स, दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस, एंड व्हेन दे अंडरगो दी मेटाबॉलिज्म, यानी आपकी सेल की डेथ हो रही है, अपॉप्टोसिस हो रही है, नेक्रोसिस हो रही है, व्हाटएवर, तो प्यूरिन्स एंड पाइरीमाइडिन्स का भी मेटाबॉलिज्म होगा और उनके रिजल्ट में हाइपोजेंथीन, जेंथीन या लैक्टोनिन बनेगा। एंड दीज आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर डेंजरस फॉर द बॉडी, दे आर नीडेड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, आर दे कन्वर्टेड इनटू एनी अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। Then we have the different nitrogenous waste, and these waste are the excretory products, and here we will discuss the relationship between the excretory product with the different habitats, ठीक है। जैसे हमने अभी कहा था कि primary metabolite is ammonia, but ammonia can be converted into urea and it can be converted into uric acid, but how this conversion take place, so that depends upon the availability of the water and means that their habitat, ठीक है, the place in which they are living. So बेटा अमोनिया को अगर हम लें तो अमोनिया is produced by those organisms which are aquatic, ठीक। अब क्यों aquatic organisms से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अब यहाँ पे चल के देखेंगे कि 1 gram of nitrogen in the form of ammonia requires 500 ml of water, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये उन ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो सकता है जिनको किसी सूरत भी वाटर का कोई डेंजर ना हो, ठीक है, यानी वाटर स्कैरिटी ना हो उनके एनवायरनमेंट में। तो वो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो एक्वाटिक तो होंगे बट दे आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। और आपने ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर में पढ़ा था कि वाटर डिफ्यूजेस इनटू इन देयर बॉडी सो दैट दे डू नॉट हैव एनी डेंजर ऑफ डिहाइड्रेशन, so water is available, and if water is available, so this much amount of water is required for the removal of 1 gram of nitrogen in the form of ammonia, ठीक है। So it is produced in the aquatic freshwater organism. Then beta its nature, so it is highly toxic in nature. क्यों highly toxic है? अमोनिया आपको पता है कि आपके पास बेसिक इन नेचर होता है, सो ये पीएच को रेज करता है बॉडी फ्लूइड की, और अगर बॉडी फ्लूइड की पीएच जो है वो नॉर्मल से थोड़ी इंक्रीज हो जाए या बहुत ज्यादा बेसिक हो जाए तो
वो इंटरफेयर करती है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट फंक्शंस में, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, उनकी अपनी ऑप्टिमम पीएच है, अगर वो स्लाइटली भी चेंज होगी तो अपने फंक्शंस को लॉस कर देगा, ठीक है। देयर इज सॉल्युबिलिटी, सो इट इज हाईली सॉल्युबल एंड इजीली डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसीलिए ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है कि जैसे जैसे वाटर उनके अंदर आता है और रिलीज होता है तो ये भी उसके साथ डिफ्यूज हो जाए। देन ऑर्गेनिजम्स, जिन ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया प्रोड्यूस होता है या वो एक्सक्रीट करते हैं, दे आर कॉल्ड अमोनोटेरिक, इसका फार्मूला NH3। और कौन से ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोड्यूस होता है? सो दीज आर द प्रोटोजोन्स। आपको पता है प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो आपके पास प्रोटिस्टा में आते हैं। सो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जितने भी हैं वो आपको अमोनिया प्रोड्यूस करके देंगे, ठीक है। देन स्पॉन्जेस हैं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं स्पॉन्जेस, एनिमल किंगडम में पढ़ा था। सिलिंट्रेटा में हाइड्रा जैसे है, सो दे ऑल प्रोड्यूस द अमोनिया बिकॉज दे लिव इन द फ्रेश वाटर एंड दे डू नॉट are in any danger of water scarcity, so water is available and it is available for the removal of nitrogen ammonia as well. Then urea, so urea is produced in aquatic and terrestrial organism, ठीक है। अब देखिए अगर ज्यादा पानी है उसकी सराउंडिंग में एक अमोनिया प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर पानी कम हो जाता है तो कैसे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें पानी की क्वांटिटी कम होगी? सो दैट इज मेरीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। And many terrestrial organisms like the vertebrate and we as well, we produces the urea as a nitrogenous waste because we have less amount of water in our surroundings, ठीक है। Then it is toxic but still less toxic, लेकिन देखिए इतना तो ये 10,000 टाइम्स जो है वो लेस टॉक्सिक है, लेकिन अगर आप इसके बावजूद इसको देखें तो अगर हम कहें कि हमारी किडनी जो है वो यूरिया को फिल्टर नहीं कर सकती तो किडनी फेल है और फिर हमें डायलिसिस करके इसको रिमूव करवाना है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इट इज नॉट टॉक्सिक, इट इज टॉक्सिक बट लेस टॉक्सिक देन द अमोनिया, ठीक है। सो लेस सॉल्युबल मीन्स के ये इजीली अक्रॉस नहीं हो जाता मेम्ब्रेन्स के साथ, इसके अपने कैरियर्स होते हैं वो इसको मूव करवाते हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल। देन 1 gram of the urea requires 50 ml of water. Those organisms which produces the urea they are called ureotelic. अमोनिया, इसमें आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है कि 2 अमाइन ग्रुप्स हैं या 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि यूरिया की फॉर्म में रिलीज होते हैं, ठीक। और यूरिया का साइकिल होता है हमारी बॉडी में लिवर के अंदर जिसके रिजल्ट में यूरिया फॉर्मेशन होती है, ठीक। और ये प्रोड्यूस होते हैं बेटा एनिमल्स में, मेरीन इनवर्टिब्रेट्स में एंड इसके अलावा वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। और जो वर्टिब्रेट्स होंगे वो लैंड वर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं जैसे मैमल्स हैं, और ये आपके पास जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट की जो फिशेस हैं वो भी हो सकती हैं, ठीक। देन लास्ट हमारे पास है यूरिक एसिड, सो इट इज ओनली प्रोड्यूस्ड इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट एंड इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट इट इज स्पेशली प्रोड्यूस्ड इन द डेजर्ट environment, ठीक है। यानी those organisms which are really in scarcity of water they produces the uric acid as a excreted waste, ठीक है। then least toxic, फिर उसके अलावा least soluble है, it can precipitate into solution। सो हम ये कहते हैं और आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि why birds and reptiles produces the uric acid as a nitrogenous waste। तो आपने याद रखना है कि एक तो ये डेजर्ट में प्रोड्यूस होता है, इट मींस नो हाई अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड फॉर इट्स रिमूवल, देन इट इज लेस टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक, डेंजरस नहीं है और इसलिए भी उन ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये एग के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रहा है तो इट हैज द एबिलिटी टू प्रेसिपिटेट, ठीक है। सो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा एग के शेल के अंदर और जैसे ही ऑर्गेनिज्म हैच होगा, एग हैच होगा तो ये उसके साथ रिलीज हो जाएगा and it would not be dangerous in the body living inside the egg, ठीक है। या जिस बॉडी की ग्रोथ हो रही है बर्ड्स या रेप्टाइल्स की उसके लिए ये डेंजरस नहीं होता। hence it requires 1 gram requires 1 ml of water। those which are producing uric acid are called uricotenic, ये इसका फार्मूला है। सो आपने याद रखना है एक यूरिक एसिड के अंदर 4 नाइट्रोजन जो है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ये हाईलाइट इसलिए किए हैं क्योंकि आपके एमसीक्यूज हैं, यूरिया में 2 नाइट्रोजन रिमूव होंगे और यूरिक एसिड में 4 नाइट्रोजन रिमूव होते हैं, ठीक। और कौन से ऑर्गेनिजम्स इनको प्रोड्यूस करते हैं यानी विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूरिकोटेनिक? सो दे आर एग लेइंग वर्टिब्रेट्स। एग लेइंग वर्टिब्रेट्स में बेटा आपके पास 2 क्लासेस आती हैं, एक रेप्टाइल्स
जो आपको पता है ओविपेरस होते हैं, और एक आपके पास है बर्ड्स, दे आर आल्सो ओविपेरस, ठीक है। और आर्थ्रोपोड्स की बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बट यूजुअली जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो आपके पास प्रोड्यूस करते हैं यूरिक एसिड, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है, अब अगर आप चींटी को देखें तो वो इतना पानी नहीं पीती कि वो यूरिया या अमोनिया को रिलीज कर सके। सो उसके अंदर जो है वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। सो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बेस पे बनते हैं, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा होगा। सो जैसा हैबिटेट होगा वहाँ पे उसी तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर हैबिटेट्स, ओके।